नमस्कार दोस्तों। यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 53वीं क्लास है और बच्चों हम आज पढ़ेंगे मृदा वायु। कल हमने मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद हमने मृदा जल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे मृदा वायु के बारे में कि मृदा वायु क्या है और किस प्रकार से ये हमारी फसलों को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा मृदा वायु। मृदा वायु इसको बोलते हैं सॉइल एयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में? सॉइल एयर। सॉइल एयर। ठीक है, चलिए पहले तो आप इसको समझिए मृदा वायु है क्या चीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मृदा का जो हमने संगठन पढ़ा था, सॉइल का जो हमने जो कंपोजिशन पढ़ा था, उसको मैं एक बार और बताऊंगा आपको कि जो हमने पढ़ा था कंपोजिशन, उसमें हमने इस प्रकार से गोला बनाया था, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गोला बनाया था। उसमें हमने किया था कि इसका 25% तो है जल, मृदा का है ना, और 25% क्या है? वायु। 25% क्या था? जल, 25% वायु, और 45% क्या था? खनिज लवण, है ना, जिसको मिनरल्स कहते हैं। तो 45% क्या था? खनिज लवण, खनिज लवण, और 5% था जीवाश्म। 5% क्या था बच्चों? 5% जीवाश्म था। ठीक है, 5% जीवाश्म था। तो कल हमने सॉइल वाटर के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि ये सारा जो संगठन है ये मृदा का है। किसका बच्चों? मृदा का संगठन। ठीक है ना, तो मृदा का संगठन हमने पढ़ा था कल, उसमें हमने मृदा जल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मृदा वायु के बारे में कि मृदा वायु क्या चीज है। तो अब हम मृदा वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो वायु का जो कंटेंट है संगठन में, जो मृदा वायु की जो मात्रा होती है वो होती है 25%। कितनी होती है? 25%। और जल की मात्रा कितनी होती है? 25%। दोनों की मात्रा 25-25% होती है कि कंपोजिशन में 25% सॉइल एयर होगा, 25% सॉइल वाटर होगा। सॉइल वाटर के बारे में हम कल जानकारी ले चुके हैं कि सॉइल वाटर कितने प्रकार का होता है, उसकी उपलब्धता कितने वायुमंडलीय दाब पे होती है, और कौन सा पानी पौधे के लिए उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मृदा वायु के बारे में कि सॉइल जो एयर है, मृदा वायु है, ये भी बच्चों पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन जानते हैं कि पौधे के लिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि पौधे के लिए सबसे जरूरी आवश्यक तत्व कौन सा है, पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यक तत्व कौन सा है, तो उसमें आपको लिखना है सबसे पहले आवश्यक तत्व जरूरी है ऑक्सीजन। पहले कौन सी चीज जरूरी है? बीज के अंकुरन के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आपकी जो छोटी कक्षाएं हैं, पहली से 5वीं तक की या 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान का जो चैप्टर आता है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जैसे एक ये पौधा है, ठीक है, ऐसे दो पौधे आप देखने होंगे आपने कि एक ये पौधा है और एक ये पौधा है। ठीक है, दो पौधे में बना रहा हूं बच्चों यहाँ ये समझाने के लिए कि वायु आवश्यक क्यों है, सबसे ज्यादा पानी क्यों नहीं। इसको मैंने रख दिया खुला और इसको मैंने रख दिया गिलास से। किससे रख दिया? गिलास से। ठीक है, तो ये तो ग्लास से ढका हुआ है। किससे? ग्लास से ढका हुआ है, ग्लास से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये खुला है, ये ढका हुआ नहीं, ये खुला हुआ है।
अब देखिए, जिसको मैंने ग्लास से ढका है, इसमें भी पानी की मात्रा पूरी है, इसमें भी पानी की मात्रा पूरी है, ठीक है। प्रकाश इसको भी मिल रहा है, प्रकाश इसको भी मिल रहा है ना भाई, इससे भी प्रकाश मिल रहा है, लाइट इसे भी मिल रही है और लाइट इसे भी मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही। वाटर इससे भी मिल रहा है और वाटर इससे भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब चीजें दोनों को बराबर मिल रही है। हमने क्या किया है कि इसको तो हमने, जो पेड़ था उसको हमने ग्लास से ढक दिया है और इसे हमने क्या किया है बच्चों, इसको हमने खुला रखा है। तो दोनों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये पौधा कुछ समय बाद कुमल जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। ये पौधा कुछ समय बाद में मूर्छित हो जाएगा, कुमल जाएगा, लेकिन ये पौधा स्वस्थ रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ढके हुए ग्लास के अंदर के पौधे को एक बहुत ज्यादा जरूरी जो गैस है वो नहीं मिल पा रही, उसका नाम है ऑक्सीजन, जिसका नाम क्या है, O2। ये पौधे को नहीं मिल पा रही ग्लास के अंदर, लेकिन खुली अवस्था में पौधे को ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, अवेलेबल हो पा रही है, ठीक है। खुली अवस्था में पौधे को ऑक्सीजन अवेलेबल हो पा रही है, उपलब्ध हो रही है, इसलिए पौधे के लिए सबसे जरूरी जो तत्व है वो, अगर पानी होता, अगर जरूरी तत्व पानी होता तो पानी तो हम दे ही रहे हैं, तो पौधा मुरझाता क्यों? दोनों पौधे स्वस्थ रहने चाहिए ना, लेकिन ये पौधा मूर्छित क्यों हुआ? क्योंकि इससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर, इससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पौधा है ये मूर्छित हो जाएगा, कुमल जाएगा, ठीक है। इसलिए पौधे के लिए वायु की जो मात्रा होती है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब देखिए, अलग अलग वायु का अनुपात बच्चों अलग अलग होता है, जो वायु का अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप एक बार इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, ये पौधा होगा, ये होगा हमारा मूर्छित, मूर्छित पौधा, और ये हमारा होगा स्वस्थ पौधा, ठीक है ना। ये हेल्दी प्लांट है और ये कुमला हुआ पौधा है, मूर्छित पौधा है। इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीजन के समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ताकि आपके लिए ये समझ में आसानी से आ जाए। तो इसको आप उतारिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट सॉइल एयर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगा। उतारिए बच्चों, इसको डायग्राम बना लीजिए आप। तो बच्चों इसको उतारिए आप, ठीक है। अब इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पौधे के विकास के लिए मृदा वायु की ज्यादा जरूरत होती है, मृदा वायु की आवश्यकता ज्यादा होती है। पौधा अपना विकास करेगा तो उसके लिए सॉइल एयर की जरूरत होती है, आवश्यक है, क्योंकि पौधे के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो कि भूमि से ऊपर रहता है, वायवीय भाग में, दूसरा भाग रहता है जो भूमि के अंदर रहता है। जो भूमि के ऊपर रहता है उससे तो आसानी से वायु मिल जाती है, लेकिन जो भूमि के नीचे रहता है उससे ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल पाती। तो इसलिए अलग अलग गैस का अनुपात अलग अलग है, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसमें आप लिखते जाइए मुख्य बिंदु, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मुख्य बिंदु लिखते, आप सब लिखते चलिए। कौन कौन से इससे क्वेश्चंस बनेंगे? पहला है कि पौधे को मृदा में ऑक्सीजन, मृदा में अगर ऑक्सीजन, ब्रैकेट में ऑक्सीजन O2 या ऑक्सीजन, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा 2% से कम होने पर, किससे? 2% से
कम होने पर पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आपको मैंने एयर का जो कंपोजिशन बना के बताया था उस समय, तो आपको समझाया था मैंने, इसमें लगभग 78% तो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रेशो कितना रहता है? 78%। वही हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो रेशो रहता है वो रहता है 21% रहता है ना। ऑक्सीजन का रेशो कितना रहता है? 21%। तो इसलिए मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा 21% से घट करके, ऑक्सीजन की मात्रा 21% से घट करके और 2% से भी कम होने लगे, 2% से भी कम हो जाए, तो उससे क्या होगा? उससे पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ वाला क्षेत्र है, सॉइल वायु है, मृदा वायु है, तो पौधों की जड़ों पर इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक बिंदु तो आप ये लिख लीजिए इसमें। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखिए। पहला बिंदु क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, अगर वो सॉइल में 2% से कम हो जाए तो पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ आप एक और लिख लीजिए, तथा पौधे की वृद्धि, तथा पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधों की वृद्धि क्या होती है बच्चों? रुक जाती है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2% से कम होगी तो जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और प्लांट की जो ग्रोथ है, पौधे की जो वृद्धि है, वो क्या होगी बच्चों? रुक जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि अगर CO2 की मात्रा, किसकी मात्रा? CO2 की मात्रा अगर CO2 की मात्रा मृदा में, CO2 की मात्रा मृदा में, लिख लीजिए साथ ही साथ आप, CO2 ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मृदा में, किसमें? मृदा में 1% हो जाए, कितनी? 1% होने पर पौधों की जड़ों पर, पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आगे समझ में? अगर CO2 की मात्रा 1% हो जाए तो पौधों की जड़ों पर क्या पड़ेगा बच्चों? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, CO2 ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मृदा में अगर 10% तक हो जाए तो पौधों की जड़ें मर जाएंगी। पौधों की जड़ें मर जाती हैं। पौधों की जड़ें क्या होती है बच्चों? मर जाती हैं। ठीक है ना। तो ये 3 बिंदु इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस सॉइल वायु के लिए, सॉइल एयर के लिए, और ये ही आपके काम के हैं मुख्यतः। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखना है, आप इन बिंदुओं को ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक है। पहले बिंदु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 2% से अगर कम हो जाती है ऑक्सीजन की मात्रा, तो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उन पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ के साथ हमारे जो पौधे हैं उनकी वृद्धि भी रुक जाएगी, उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि अगर देखो ऑक्सीजन और CO2 ये पौधे के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक गैसें हैं। ऑक्सीजन और CO2 ये पौधे के लिए, क्योंकि इनमें से एक समय में तो पौधा एक गैस को ग्रहण करता है, दूसरी को त्यागता है, लेकिन दूसरे समय में पौधा दोनों गैसों को ग्रहण करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस त्यागता है, लेकिन श्वसन क्रिया जो कि रात्रि में होती है, अंधेरे में होती है, उसमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों ग्रहण करता है पौधा। इसलिए दोनों गैस पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए 2% से भी कम अगर गैस हो जाती है ऑक्सीजन, तो हमारे पौधों की वृद्धि रुक जाएगी और पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 की मात्रा अगर 1% तक हो जाती है, कितनी हो जाती है? 1% तक अगर हो जाती है तो हमारे पौधों की जड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये मात्रा 1% से बढ़ करके 10% तक हो जाती है, अगर CO2 की मात्रा 1% से बढ़ करके और 10% हो जाती है, तो बच्चों उस स्थिति में आपके जो पौधे जो है वो पौधे की जड़ें मर जाएंगी, पौधे की जड़ें डेड हो जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इन दोनों में अनुपात होना बहुत जरूरी है। गैसों का अनुपात होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मृदा वायु और मृदा जल, देखो बच्चों मृदा के लिए मृदा वायु और मृदा जल का जो अनुपात है ये सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों का अनुपात सही है, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर दोनों का अनुपात सही है तो पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होगी। लेकिन इनमें से अगर एक का भी बैलेंस अगर बिगड़ रहा है, अगर जल का बिगड़ गया तो भी पौधे के लिए नुकसानदायक है। और आज हम पढ़ रहे हैं मृदा वायु, और हमने यहाँ देखा है कि अगर वायु का भी अगर बैलेंस अगर बिगड़ता है, वायु का भी बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो भी हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक है, पौधे के लिए हानिकारक है। इसलिए पौधे के लिए जो गैस जरूरी है उनकी जो मात्राओं में अगर इस प्रकार का बदलाव पाया जाता है तो पौधे की वृद्धि पर नुकसान होता है, पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव देखा जाता है, देखने को मिलता है। तो बच्चों आप इनको उतार लीजिए, और इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, इसको ऐसे कैसे आप उतार लेंगे सेम टू सेम, इसको मैं आपको एक बार और समझा दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके समझ में और अच्छा आएगा। उतार लीजिए इसको आप आसानी से। देखिए पहली होती है, हम पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया
प्रकाशिक अभिक्रिया जो कि होती है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। होती है ना, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिससे क्या बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है जिसका? प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। है ना, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे मेन चीज क्या है कि पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण करता है। क्या करता है? CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को त्यागता है। ऑक्सीजन को क्या करता है बच्चों? त्यागता है। ठीक है, दो बिंदु निकल करके आए हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसमें CO2 को पौधा ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को त्यागता है। इसलिए हमको दिन में ऑक्सीजन लेने में आसानी होती, सुविधा होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कौन सी गैस इंपॉर्टेंट रही? दो गैस। कौन सी रही? दो गैस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में दो गैसों का योगदान रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। वहीं हम बात करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे जो कि प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। प्रकाश की किस में होती है? अनुपस्थिति में होती है ना, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, जिसे क्या बोलेंगे हम? श्वसन अभिक्रिया। इसको तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, उसे क्या बोलेंगे हम? श्वसन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? श्वसन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अपनी जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो श्वसन जो होता है, इसको अंग्रेजी में इसका नाम अलग है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें उल्टा होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में तो हमने CO2 को ग्रहण किया और ऑक्सीजन को त्यागा, लेकिन श्वसन जो होता है, श्वसन में और उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पे CO2 भी ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन भी ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे के नीचे सोएंगे तो पौधा दोनों गैस ग्रहण करता है, तो हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए यही बताया जाता है कि आप जितना हो सके उतना पौधे के नीचे सोने से बचें। तो यहां हमने देखा कि यहाँ CO2 और ऑक्सीजन का यूज आ रहा है, और प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि वहां पे जो गैस काम में आ रही है, वहां पे भी CO2 रोटी काम में आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों गैसों को जब हमने स्टडी की तो उसमें एक चीज निकल करके सामने ये आई कि अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की मात्रा 2% से कम हो जाए, 2% से कम हो जाए तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की वृद्धि क्या होगी बच्चों? पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। वहीं हम बात करें CO2, अगर CO2 की मात्रा 1% हो जाए, कितनी हो जाए? 1% से अधिक, ये 1% हो जाए, अधिक हो जाए, तो वहां क्या होगा? वहां पे
पौधों की जड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पौधों की जड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, पौधे की जड़ों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ करके 10% हो जाए, कितनी हो जाए, 10%, ठीक है, 10% अगर हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, पौधे की जड़ें मर जाएंगी। पौधों की जड़ें क्या होंगी बच्चों, मर जाएंगी। पौधों की जड़ें मर जाएंगी। तो इनका विशेष ध्यान रखा जाता है इन चीजों को ध्यान में कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है और CO2 की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और CO2 की मात्रा 0.03%। अब यहां आप देखना एक चीज, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीजन 21 से 2% हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे CO2 0.3% है, यहाँ पे CO2 0.3 से 1 पे आ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। उसके बाद 1 से 10 पे आ रहा है, मतलब फिर भी वृद्धि हो रही है। तो CO2 में अगर वृद्धि होती है तो जड़ें रुकेंगी, अगर 1% तक वृद्धि होती है तो जड़ें रुक जाएंगी, जड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर मान लीजिए 10% तक अगर CO2 हो जाए तो हमारी पौधे की जड़ें मर जाएंगी। वहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा अगर 2% से कम हो तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो सॉइल एयर में यही चीजें काम की थी जो मैंने आपको लिखवा दी। ठीक है बच्चों, तो ये उतार लीजिए आप ऐसे कैसे, ये शॉर्ट में है, इनको आप उतारे, जरूरी है उतारना, क्योंकि जब आप समझेंगे तो ये चीजें बहुत आपके काम आएंगी। रिवीजन के लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके, तो ये आपको बहुत काम देंगे, बहुत ज़्यादा इनका यूज रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मृदा ताप, जिसको बोलते हैं सॉइल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, सॉइल टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे सॉइल टेम्परेचर के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जो हमारा बिंदु चलेगा वो चलेगा सॉइल टेम्परेचर। चलिए इसको बोलेंगे सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, मृदा ताप या सॉइल टेम्परेचर। देखिए बच्चों, मृदा ताप से मतलब है कि मृदा में मृदा की ऊष्मा, मृदा की ऊष्मा या मृदा का हीट, मृदा की गर्मी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश की व्यवस्था होने पर या प्रकाश की उपलब्धता होने पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, पौधों का विकास अच्छा होता है। साथ के साथ पौधों में जो चीज, मुख्य चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, मृदा में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी क्रियाशीलता पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ पौधा जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है या पानी को ग्रहण करता है, तो उस पे भी इसका बहुत ही अधिक, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो पौधे की मृदा का जो ताप है, ये मुख्यतः पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि, ठीक है, साथ के साथ जीवों की क्रियाशीलता, जीवों की क्रियाशीलता, ठीक है, पौधों की वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता,
इन दोनों पर सॉइल का जो टेम्परेचर होता है ये इसको प्रभावित करता है। वो कैसे, देखिए, अगर तापमान सही रहेगा तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर तापमान कम होगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। कई पौधे ऐसे होते हैं जो कम तापमान पे गति करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अधिक ताप पे वृद्धि करते हैं, ज्यादा तापमान पे वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इन्हीं के बारे में कि तापमान का क्या रोल है। अगर पौधों की वृद्धि जरूरी है तो तापमान भी जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ जीवों की जो क्रियाशीलता है ये भी मृदा ताप के द्वारा प्रभावित होती है, मृदा ताप के द्वारा अफेक्टेड होती है। कि अगर तापमान ज्यादा है तो सूक्ष्म जीव जो है वो क्रियाशील ज्यादा रहेंगे, और अगर तापमान कम है तो सूक्ष्म जीव क्रियाशील कम रहेंगे। अगर तापमान बढ़ेगा तो जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, और तापमान कम होगा तो जीवों की क्रियाशीलता भी कम होगी। इसके साथ साथ बीजों की जो सुषुप्त अवस्था होती है, बीजों की जो डोर्मेंसी पीरियड होता है, प्रसुप्ति अवस्था जो होती है, उसके हटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मृदा तापमान का बहुत अधिक उपयोग होता है। मृदा तापमान बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि कई बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है। जैसे कि आप सामान्यतः अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो कई बीज ऐसे हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझे तो चने का जो बीज होता है उसके ऊपर भी हल्का सा कठोर आवरण पाया जाता है, कठोर उस पे कवच पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कोई दूसरी फसलें लेंगे तो उन कई फसलें और भी हैं जिनके ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है, तो उनको रगड़ करके उनको बोया जाता है, रगड़ करके उनको सोइंग की जाती है। जैसे अरंडी का जो बीज है उसको भी रगड़ करके बोते हैं। कई बीज ऐसे होते हैं जिनकी सुसुप्तावस्था ज्यादा होती है, तो उनकी सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए, प्रसुप्ति समय को तोड़ने के लिए कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है, हीट में रखा जाता है, कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि उनका जो बाहर का आवरण होता है वो कमजोर पड़ जाता है, वो हल्का हो जाता है। इसीलिए तापमान का बीज अंकुरण के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे को पढ़ने की चीजें वो यही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पौधे की वृद्धि के लिए भी तापमान जरूरी है और जीवों की क्रियाशीलता के लिए भी तापमान जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें साथ के साथ आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए इन चीजों को जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अब इसको कई ऐसे कारक हैं, एक और पॉइंट रह गया, वो रह गया पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण। तीसरा पॉइंट इसका था वो ये था पोषक तत्वों का अवशोषण। पौधे की वृद्धि, जीवों की क्रियाशीलता और पोषक तत्वों का अवशोषण। देखिए बच्चों, अगर तापमान बढ़ेगा तो पौधा पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। अपन जानते हैं कि मृदा का तापमान बढ़ेगा तो पौधा है जो, पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए तापमान के उतार चढ़ाव में पोषक तत्वों के अवशोषण भी प्रभावित होता है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्बिशन जो होता है वो भी प्रभावित रहता है। पर सामान्यतः 2 से 3 इंच ऊपर से, सामान्यतः 2 से 3 इंच की जो मृदा की परत होती है, 3 इंच मृदा की परत में जो सामान्यतः 2 से 3 इंच की जो मृदा की परत होती है बच्चों, उसके अंदर जो तापमान है, ठीक है, तापमान है या ऊष्मा है, इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण तापमान भी
अधिक हो जाता है। 2 से 3 इंच मृदा की परत में तापमान ऊष्मा अधिक होने के कारण ऊष्मा अधिक होने के कारण ऊष्मा क्या होने के कारण अधिक होने के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या होती है बच्चों? तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, वो भी मृदा तापमान के ऊपर प्रभावित करता है। अब ये 2 से 3 इंच की जो परत है वो क्या है, इसको समझो जैसे ये हमारी मिट्टी है, ठीक है। तो इस मिट्टी के नीचे 2 से 3 इंच ये जो अपनी मोटाई रहेगी, ये 2 से 3 इंच तक की मोटी है ना, नीचे की तरफ। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच अगर हम देखेंगे तापमान या ऊष्मा की अधिक मात्रा होगी तो उसकी वजह से तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, मृदा के तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मृदा का जो तापमान है ये पौधों की वृद्धि, उनकी क्रियाशीलता और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जिनको पौधा अवशोषित करता है, तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है ये भी तापमान की वजह से प्रभावित होता है। तापमान की वजह से प्रभावित होता है। तो अब इसको जो तापमान है, मृदा के तापमान में जो इतना फ्लैक्चुएशन जो होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं कि मृदा का तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ठीक है। तो उसके 3-4 कारक मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला कारक है वो ये है मृदा का रंग। पहला क्या है? मृदा का रंग। देखिए मृदा का आपको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें सबसे पहला कारक क्या है? मृदा का रंग। पहला कारक कौन सा है? मृदा का रंग। इसमें पूछ कर लेते हैं बेटे एक बार, फिर पढ़ाएंगे आपको, है ना। इसमें दोबारा लिखते हैं बच्चों, मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। सबसे पहला कारक है मृदा का रंग। देखिए अगर मृदा का रंग ऐसा होगा जो कि प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है तो वो मृदा गर्म रहेगी, उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा रहेगी, तापमान ज्यादा अवशोषित करेगी। जैसे काली मृदा, तापमान जो होता है काली मृदा में ज्यादा होता है क्योंकि वो तापमान का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। तो काली मृदा जो होती है उसके अंदर तापमान अधिक देखने को मिलता है। लेकिन कई मृदा के कण ऐसे रहते हैं जो धूप में जल्दी गर्म होते हैं और ठंड में जल्दी ठंडे होते हैं। जैसे बालू जो कण होता है, रेतीली जगह जो होती है, वहां आप देखना धूप के मौसम में जैसे किसी के काम चल रहा हो, बजरी वगैरह हो या बूढ़ा वगैरह, रेता वगैरह मिल जाए तो धूप के मौसम में वो गर्म मिलेगा। जैसे शाम हो जाएगी तो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो ताप के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है सॉइल का रंग। अगर मृदा का रंग ऐसा है जो कि ताप का अवशोषण ज्यादा करता है तो मृदा का तापमान ज्यादा मिलेगा। दूसरा है मृदा की प्रकृति।
दूसरी है मृदा की प्रकृति, जो मैंने आपको बताई थी। मृदा का रंग हो गया, मृदा की प्रकृति हो गई। मृदा की प्रकृति कि अगर बालू मृदा होती है, बालू मृदा धूप के कारण जल्दी गर्म हो जाती है, और जैसे ही ठंड होती है, जैसे ही तापमान कम होता है तो जल्द ही ठंडा वापस से हो जाती है। तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं ये मैंने आपको समझा दिए कि रंग यानी काला, काली मृदा अगर होगी तो तापमान ज्यादा मिलेगा, और प्रकृति यानी जो सॉइल है उसका नेचर, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जिसमें बालू पार्टिकल्स का मैंने आपको एग्जांपल समझाया है बालू कण का, कि जल्दी ही तापमान में गर्म होता है और जल्दी ही वो वापस से ठंडा भी हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो बचेगा वो बचेगा वायु, भूमि का ढाल। अगर मिट्टी का ढाल ताप के अगर विपरीत है, मिट्टी का ढाल ताप के विपरीत है तो हमारी मिट्टी गर्म कम मिलेगी, और अगर ताप की तरफ ढाल है तो मिट्टी ज्यादा गर्म मिलेगी। तो मृदा का ढाल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मृदा का ढाल, जैसे मान लीजिए ढाल इधर है और सन इधर है, ठीक है, तो यहां सनलाइट सीधी पड़ेगी और हमारी मिट्टी कैसे रहेगी, गर्म। लेकिन मान लीजिए ढाल थोड़ा सा इधर है तो क्या होगी, सनलाइट इधर पड़ रही है कि इधर नहीं आ रही, तो मिट्टी कैसी रहेगी यहाँ की, ठंडी। कैसे रहेगी मिट्टी यहाँ की, ठंडी रहेगी, कोल रहेगी। इसलिए ढाल का भी बहुत ही रोल इसके अंदर रहता है। और अंतिम जो बच रहा है वो बच रहा है आपका जलवायु और मौसम। लास्ट का जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि जलवायु और मौसम जो है ये भी सॉइल टेम्परेचर को प्रभावित करता है, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जलवायु और मौसम ये तो सामान्य सी बात है, तो करेगा ही करेगा प्रभावित। अगर जलवायु ठंडी है तो मृदा भी ठंडी मिलेगी, जलवायु गर्म है तो जलवायु मौसम भी गर्म मिलेगा, मिट्टी भी गर्म मिलेगी। जलवायु का मौसम की बात ऐसी है बच्चों कि धूप तेज पड़ रही है तो तापमान गर्म मिलेगा, और धूप कम पड़ के अगर बारिश हो गई है तो मिट्टी का तापमान बिल्कुल ही ठंडा मिलेगा, ठीक है। धूप की वजह से तापमान बढ़ जाएगा, ठंड की वजह से कम हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हो रहा है वायुमंडल में, तो वो कहलाएगा मौसम। क्विकली चेंज, जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उनमें अचानक से चेंज होता है तो वो मौसम होता है। और जलवायु मतलब लंबे मौसमों का एक सारांश जलवायु कहलाता है। तो जलवायु में तो फिक्स रहेगा कि यहाँ का तापमान लगभग इतना है। मौसम के हिसाब से मृदा का तापमान बदलता रहता है, डेली का तापमान कम ज्यादा होता रहता है। जैसे हम लोग धूप में रेत के अंदर सुबह के टाइम चल सकते हैं, शाम के टाइम चल सकते हैं, पर धूप में नहीं चल सकते क्योंकि धूप की वजह से रेत गर्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब मौसम ठंडा होता है तो हम आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से रेत ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो मौसम भी यहाँ एक अपना रोल प्ले कर रहा है और जलवायु भी यहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो चार मैंने आपको कारक लिखाए हैं ये मृदा के तापमान को प्रभावित करते हैं, मृदा के टेम्परेचर को इनसे प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे सॉइल वायु और सॉइल तापमान आज कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स और उनके टाइप्स, इनको हिंदी में बोलते हैं चट्टाने तथा उनके प्रकार, ठीक है। तो चट्टाने और उनका प्रकार बच्चों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ा पाएंगे। चट्टाने और जो इनके प्रकार है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने छोटा टॉपिक समझाया ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे ही हमें पर्याप्त समय मिलेगा हम आपकी क्लासें का टाइमिंग जो है वो बढ़ा देंगे, बढ़ा करके आपको क्लासें भेजेंगे। तो समय कम ले रहे हैं उसके लिए बच्चों आपसे माफ़ी चाहेंगे। किसी अज्ञात कारण की वजह से हम क्लास कम ले पा रहे हैं आपकी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे। दूसरी बात, वे विद्यार्थी जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं सभी क्लासों को, ताकि आने वाली जो क्लासें हैं वो आपको बिना सर्च किए मिल जाए, बिना ढूंढे प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।